तो ये हमारा थर्ड क्लास हो गया है ना। पहले हमने देखा फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फिर हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड एंड डेरिवेटिव, अब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। ये थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया जिसके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बेस्ड होता है। पहले ये वाला डिस्कस करो। देखिए, तो मैं ही कर देता हूँ ये वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में पहले ये जो एक फॉर्मेट है उसको कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, तो करना तो वही है, एनायन बनाना है किसको हटा के, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के। तो ये बन जाएगा RSO3 माइनस। यहां से जब एसिडिक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। यहां से जब H हटा देंगे तो फेनॉक्साइड मिलेगा। यहां से H हटाओगे तो OH माइनस मिलेगा। यहां से H हटाओगे तो एल्कोक्साइड मिलेगा। यहां से H हटाओगे तो एसिटाइलाइड या उससे मिलता जुलता कोई फॉर्मेट मिलेगा, और यहाँ पे अमाइड मिलेगा। अब इनको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो मतलब बेसिकली जो एनायंस बने, उन एनायंस का क्या चेक करना है, उन एनायंस का स्टेबिलिटी चेक करना है। अब एनायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो अपने को दिख रहा है यहाँ यहाँ और यहाँ पहले तीन में रेजोनेंस हो रहा है, बाद वालों में नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस से चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। जब आप यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन पे है। नेगेटिव यहां आएगा और यहां भी आएगा। तो नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड above 3 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें इन तीनों में लास्ट वालों में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। तो सबसे अपने को पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन होगा, ये 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला स्ट्रक्चर। अपने को पता है कि यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि 4 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन उन 4 एटम में 3 तो कार्बन है। कार्बन का नेगेटिव को होल्ड करने का एबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत कम होता है, इसीलिए इसके वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसपे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, उनकी तो स्टेबिलिटी ही बहुत कम है। और अगर उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बहुत कम है तो उनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम होगा। एक्चुअली इस मॉलिक्यूल में भी आप देखेंगे तो यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग होगा। 90-95% कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में इसी का होगा। और इसका ये मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीजन पे ही लोकेटेड है, 1 ऑक्सीजन पे ही लोकेटेड है। तो ये 3 कार्बन बस कहने के लिए है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे अगर नेगेटिव गया तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस काफी खराब है ना। तो 3 ऑक्सीजन पे चार्ज स्प्रेड हुआ तो सबसे स्टेबल ये वाला है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। फिर 2 ऑक्सीजन पे चार्ज स्प्रेड हुआ, फिर 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पे चार्ज स्प्रेड हुआ, चलो कम से कम रेजोनेंस तो हुआ। अब इनमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। तो इसमें आप देखोगे OH माइनस है, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अपने को पता है कि अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, तो अपने को पता है अल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप एनायन को क्या करता है, अनस्टेबल। तो ये और अनस्टेबल हो गया। इन पे कम से कम नेगेटिव ऑक्सीजन पे तो था, बट इन पे तो कार्बन और नाइट्रोजन पे है, तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी में और पीछे आ जाएंगे। अब अपने को ये पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। ये sp कार्बन है, ये sp3 नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, इस वाले का। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसपे नेगेटिव भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। तो इसमें हमने प्राइमरीली ये सीखा
कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज उसमें रेजोनेंस तो लेंथ तो कम है रेजोनेंस का, लेकिन क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि इसमें क्या हो रहा है, चार्ज 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, इस पे सवाल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, इस पे सवाल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, अच्छे से देखना। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा था पहले एसआईआर के बारे में, याद आ रहा है? एसआईआर, एसआईआर क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या होता था कि अगर बेंजीन पे पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे बल्कि ग्रुप्स लगे हो तो उनमें रिपल्शन होता था, और रिपल्शन करके वो बल्कि ग्रुप जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता था, और आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से उसका बेंजीन के साथ रेजोनेंस बंद हो जाता था। ये हमने एसआईआर में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि बल्कि ग्रुप में हम किसको क्लासिफाई करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स हो गए, उसके बाद कोई भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, या इनफैक्ट आप ऐसे याद रख लो कि OH, NH2, फ्लोरीन और कार्बोकेटाइन CH2+, इस टाइप के छोटे ग्रुप्स को छोड़ के सब बल्कि ही होते हैं। तो अगर वो एक दूसरे के लिए ऑर्थो पे पोजीशन है, 2 बल्कि ग्रुप, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उसकी वजह से वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, बेंजीन के प्लेन में नहीं रहेंगे, आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। और एक्चुअली क्या होता है कि बेंजीन और अगर ग्रुप एक ही प्लेन में है, अगर बेंजीन और वो ग्रुप एक ही प्लेन में है, तो उस सब के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स जो है ना, वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन अगर बेंजीन और बल्कि ग्रुप अलग प्लेन में है, मान लो बल्कि ग्रुप पहले ऐसे था और पी ऑर्बिटल ऐसे था, बाकी बेंजीन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल था, लेकिन बल्कि ग्रुप घूम गया, तो पी ऑर्बिटल भी फिर घूम जाएगा और बेंजीन के पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल नहीं रहेगा, तो ये बल्कि ग्रुप का रेजोनेंस बंद हो जाता है बेंजीन के साथ ड्यू टू एसआईआर, जिसको हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। अब क्या ये मिथाइल ग्रुप और COOH, क्या इनके बीच में एसआईआर लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। मिथाइल अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप बल्कि होता है, COOH भी बल्कि ग्रुप है, तो एसआईआर तो लगेगा। तो सिर्फ एसआईआर किस में लगेगा? सिर्फ एसआईआर लगेगा इस वाले में, ऑर्थो वाले में, लेकिन इन दोनों में तो एसआईआर नहीं लगेगा बिकॉज ग्रुप्स दूर में। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा पहले वो देखते हैं। उसको देखने के लिए पहले एक बेंजोइक एसिड को पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजोइक एसिड को लिया, तो जब बेंजोइक एसिड हम लेते हैं ना, तो पता नहीं क्यों अपने को मन में ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है कि अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, H+ हटा के एनाइन बनाना है। और अपने दिमाग में ये होता है कि एनाइन जो है वो जितना स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, एनाइन जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और फिर पता नहीं क्यों अपने दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये बेंजीन एक्स्ट्रा रेजोनेंस ही तो दे रहा होगा, और अगर ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस दे रहा होगा तो डेफिनेटली ये बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से ये एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती होगी, लेकिन ये गलत है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अपने को समझ आता है कि ये जो O- है, ये जो O- है, ये एक्चुअली बेंजीन से रेजोनेंस में ही नहीं है। आप देख सकते हैं इस O- का बेंजीन के साथ, ये O- का बेंजीन के साथ 2 बॉन्ड का गैप है। आपको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड और ये O- में 2 बॉन्ड का गैप है। तो इस वजह से एक्चुअली क्या है, दिस O- इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस with
बेंजीन, यहां पे उसको बेंजीन के रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा नुकसान है यहाँ पे बेंजीन के रेजोनेंस का। उसको कैसे नुकसान है, आप ये भी सोच के देख सकते हैं कि नुकसान कैसे। अब देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि मेरे पास एक कार्बोनिल है, फिर मेरे पास एक O माइनस है, और फिर एक साइड में बेंजीन लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि ये बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सीओ को, रेजोनेंस के थ्रू, और O माइनस भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सीओ को, रेजोनेंस के थ्रू। और बेंजीन और O माइनस में कोई इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है। अगर मान लीजिए सीओ का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एबिलिटी है, मतलब सीओ का जो इलेक्ट्रॉन लेने का एबिलिटी है, मान लीजिए मैं उसको 100 मान लेता हूं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अगर बेंजीन ने उसको 10 भी दे दिया तो फिर वो O माइनस से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 90। लेकिन अगर यहां बेंजीन नहीं होता तो वो पूरा 100 किससे लेता, O माइनस से। अगर वो पूरा 100 O माइनस से लेता तो O माइनस क्या हो जाता, स्टेबल होता ज्यादा। अब सोचिए, आप ऐसे सोचिए, इनफैक्ट इसको और सिंपली पुट कर सकते हैं हम लोग कि ये बेंजीन बेसिकली ये सीओ को इलेक्ट्रॉन दे के ये O माइनस के रेजोनेंस के साथ कंपीट कर रहा है। दिस इज बेसिकली कॉम्पिटिटिव रेजोनेंस। आपको बेंजीन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है O माइनस के स्टेबिलिटी से। O माइनस का स्टेबिलिटी आएगा जब वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन उसी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करने के लिए बेंजीन भी कंपीट कर रहा है। बेंजीन O माइनस को असिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंपीट कर रहा है उसके अगेंस्ट टू डू द रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअली O माइनस की स्टेबिलिटी यहाँ बेंजीन की वजह से कम हो रही है। बेंजीन की वजह से मतलब बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर बेंजीन का रेजोनेंस बंद हो जाए किसके साथ, सीओ के साथ, तो उससे O माइनस की स्टेबिलिटी को फायदा मिलेगा। तो इसी वजह से जब ये दोनों ऑर्थो पे आते हैं, जब COOH आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, बेंजीन के प्लेन में नहीं रहता ड्यू टू दिस स्टेरिक रिपल्शन, और उसका p ऑर्बिटल का पूरा सेट ही बेंजीन के p ऑर्बिटल के सेट के परपेंडिकुलर चला जाता है, तो इससे एक्चुअली O माइनस की स्टेबिलिटी को फायदा मिलेगा। यहां पे O माइनस की स्टेबिलिटी को फायदा मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस ऑफ दैट C डबल बॉन्ड O विद बेंजीन, क्योंकि O माइनस चाहता है कि वो C डबल बॉन्ड O से अकेला रेजोनेंस करे। यहां बेंजीन जो कंपीट कर रहा है उसको रोकना चाहता है वो, तो यहां पे SIR उसका हेल्प करेगा। यहां पे ड्यू टू SIR रेजोनेंस बिटवीन बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप बंद हो रहा है। और अगर रेजोनेंस बंद हो रहा है तो इससे O माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, इनफैक्ट चाहे आप इसको याद ही कर लीजिए सीधा, क्या याद करना है, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में ऑर्थो आइसोमर is more acidic due to SIR। इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, बट हाँ इस कंडीशन के लगने के लिए ये जरूरी है कि SIR होना चाहिए। अगर SIR नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन पहले ये याद रख लीजिए कि बेंजोइक एसिड का कोई डेरिवेटिव दे रखा है तो उसमें जो ऑर्थो वाले होंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो वाले में SIR की वजह से बेंजीन का
सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो रेजोनेंस है वो बंद हो जाएगा और इससे O माइनस का सी डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस बढ़ जाएगा, O माइनस को फायदा मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सेकंड वाला। अब बच गया 1, 3, 4। तो इसमें आपको पता है अब कुछ नहीं है कि मिथाइल तो डोनर है, मेटा से सिर्फ प्लस आई होगा और पैरा से प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी होगा। तो ये तो डोनर है, एनायन को और भी क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। और वहां तो कुछ भी नहीं है, पहले वाले में डोनर नहीं है वहां, तो कम से कम वो एनायन इन दोनों से तो क्या होगा? स्टेबल होगा। और इनमें भी ज्यादा डोनर कौन है? ये वाला। तो ये एनायन को और भी ज्यादा अनस्टेबल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये वाली स्लाइड में जो हमने देखा दैट इज ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू एसआईआर। एक और टाइप का ऑर्थो इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सेकंड इज ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अब मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए मेरे पास बेंजोइक एसिड है और इस बार ऑर्थो पे OH लगा है। सिमिलरली बोला कि अगली बार आप बेंजोइक एसिड के मेटा पे OH लगा दीजिए। सिमिलरली बोला कि आप बेंजोइक एसिड के पैरा पे OH लगा दीजिए। आपको बोला एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करेंगे? तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि OH तो बल्कि है ही नहीं। अगर OH बल्कि नहीं है तो क्या ये स्टेरिक रिपल्शन लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो यहां तो SIR होगा ही नहीं ना। और अगर यहां SIR नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में पिछला वाला लॉजिक नहीं लगाना है। अब एक बार सोच के देखिए, तो यहां क्या देखा गया? इनफैक्ट कि यहां भी ऑर्थो वाले का ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली लॉजिक SIR तो नहीं हो सकता क्योंकि OH तो SIR लगाता ही नहीं है। तो यहां ऐसा देखा गया कि जब आप एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे और ये एनायन बनाएंगे तो ये एनायन जो है वो ये जो ऑर्थो पोजीशन पे OH है उसके साथ एक्चुअली क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां एनायन की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपका एनायन है वो स्टेबल हो रहा है। यहां पे एनायन की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें रीजन ऐसा यार नहीं है, लेकिन यहां भी ऑर्थो वाला ही ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ऑर्थो वाले में एनायन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि सीधा पहले ये याद रख लो कि अगर मुझे क्वेश्चन में ऑर्थो मेटा पैरा दे रखा है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव सब दे रखा है, तो उसमें हमेशा ऑर्थो वाले का ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कभी SIR की वजह से, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब जैसे इसमें बाकी दो बच गए तो उनमें तो एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, दूर है थोड़ा। तो अब यहां पे कैसे देखेंगे? तो फिर वही नॉर्मल फैक्टर, बाकी दोनों के लिए नॉर्मल फैक्टर कि पहले आपने एनायन बनाया और फिर आपने एनायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये ग्रुप का नेचर देखा। आपने बोला OH मेटा पे है, लोन पे है तो है लेकिन मेटा पे है, तो यहां से रेजोनेंस तो लगा नहीं पाएगा। तो यहां से क्या लगाएगा? सिर्फ इंडक्टिव। लेकिन यहां OH पैरा पे है तो यहां से रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों लगाएगा और उसमें पावरफुल कौन होता है? रेजोनेंस। तो ये वाला OH जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि ओवरऑल डोनेटिंग है क्योंकि इसका प्लस एम ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए हो गया। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? बी,
क्योंकि बी वाले में विड्रॉइंग लगा है, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि उसमें डोनेटिंग लगा है। तो याद क्या रखना है कि कभी हो सकता है आपका ऑर्थो आइसोमर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए ड्यू टू एसआईआर, और कभी हो सकता है कि वो ज्यादा हो जाए ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है, चलो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने एनायन बनाया, यहाँ भी एनायन बनाया, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, बट अपने को तभी याद आया कि ये तो ऑर्थो वाला क्वेश्चन है। अगर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे है तो एसआईआर लगेगा। ये दोनों के दोनों ग्रुप्स कैसे हैं, बल्कि हैं, तो इनमें क्या लगेगा बोलो, एसआईआर। तो जितना ज्यादा एसआईआर लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। जितना ज्यादा एसआईआर लगेगा, बेंजीन से सी डबल बॉन्ड ओ का रेजोनेंस उतना कम होगा, और उससे O माइनस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा एसआईआर लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स के लिए अगर मैं लिखूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एसआईआर। अब ज्यादा एसआईआर किस में लगेगा, ब्रोमीन वाले में या क्लोरीन वाले में, ब्रोमीन वाले में। ज्यादा एसआईआर अगर लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, जहां पे ज्यादा एसआईआर लगेगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे है NO2 और COOH, इसका मतलब है यहाँ पे SIR लगेगा, और SIR की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन बाकी में सोचना पड़ेगा। अब बाकी में अगर सोचे तो ये NO2 यहाँ है मेटा पे, तो ये तो माइनस आई लगाएगा। ये NO2 पैरा पे है तो ये -M माइनस आई लगाएगा, और इसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है। एनायन को कौन स्टेबल करता है, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए है, उसके बाद थर्ड वाला है, उसके बाद सेकंड वाला है, और लास्ट वाला जो है उसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है, तो वो सबसे कम एसिडिक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, ऑर्थो पोजीशन पे है दोनों, तो एसआईआर लगेगा। एसआईआर अगर लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही एसआईआर आपको ये फोर्थ ऑप्शन में भी दिख रहा है, यहां भी एसआईआर लगेगा और यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोनों में ज्यादा एसआईआर किस में लगेगा, ब्रोमीन वाले में लगेगा, क्योंकि क्लोरीन से ब्रोमीन साइज में बड़ा होता है। अगर ज्यादा एसआईआर लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ डी देन ए। अब बच गया ये दोनों ऑप्शन। तो अपने को पता है कि CCl3 में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। CCl3 में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, ये -H माइनस आई है, क्योंकि ये पैरा पे है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाएगा। लेकिन ये वाला जो है, ये CCl3 मेटा पे, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा ही नहीं पाएगा, ये सिर्फ लगाएगा इंडक्टिव, तो ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा है ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला कम विड्रॉ कर रहा है। इसीलिए ज्यादा नेगेटिव को स्टेबल स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, थर्ड वाले में। और अगर नेगेटिव स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर नेगेटिव स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बट बहुत कॉमन डाउट रहता है कि ये हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा कि यहाँ अगर ऑर्थो पे मिथाइल लगा दे तो। क्यों डाउट आता है, क्योंकि इसमें रीजन था स्टेबिलिटी का, एनायन के या एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने का रीजन इसमें था H बॉन्डिंग, और इसमें था SIR। तो दोनों में अपने को पता है कि ऑर्थो आइसोमर ज्यादा एसिडिक होते हैं, अपना अपना रीजन है। बट आपको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ज्यादा होता है। बट इससे इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हमेशा H बॉन्डिंग वाला डोमिनेट करेगा, ये कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक आप ऑप्शन अगर चाहे तो ये वाला याद रख सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पे H बॉन्डिंग की वजह से एनाइन को जो स्टेबिलिटी मिला
और SIR की वजह से जो एनायन को स्टेबिलिटी मिला, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी उसको कहां से मिलता है? H बॉन्डिंग वाले में मिलता है। बोलो क्लियर है इतना? पहला क्वेश्चन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि दोनों साइड से H बॉन्डिंग मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि एक साइड से H बॉन्डिंग मिलेगा और बाकी किसी में H बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, मतलब ऑर्थो इफेक्ट बाकी किसी में नहीं लग रहा है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी लगता है कि चलो इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसमें भी इंटर मॉलिक्यूलर तो बन ही सकता है। एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उसमें इंट्रा बन गया, इसमें इंटर बन गया। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो होता है वो थर्मली काफी सेंसिटिव होता है। आप सोचिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट करना है, आप जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि वो इंटरैक्शन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो इंट्रा मॉलिक्यूलर है वो थर्मली कम सेंसिटिव होता है, बिकॉज वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही काम चल रहा है, तो वो चीजें ऑलरेडी काफी प्रॉक्सिमिटी में है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है इस तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो डेफिनेटली थर्ड वाला होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा, इसके बाद बच गया ये तीन। इसमें बताइए, इसमें OH क्या है? तो इसमें OH है +M और -I, और उसमें डोमिनेट कौन करता है? +M। जबकि इसमें OH क्या है? मेटा पे है, तो सिर्फ -I है। तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रुप कैसा है? डोनेटिंग है। यहाँ पे ओवरऑल ग्रुप कैसा है? विड्रॉइंग है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे एनायन की, जो कब बनेगा? जब आप इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे तब। तो उसमें क्या होगा? थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर ये जो फोर्थ वाला है, यहाँ पे भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये फोर्थ वाला। और डोनर से तो अच्छा है कि कुछ भी ना रहे, तो एनायन ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो फिफ्थ वाला, देन सेकंड वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा पहले क्वेश्चन में। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ABC आएगा। फॉर्मिक एसिड में डाउट नहीं आता है, फॉर्मिक एसिड में लगता है यहाँ तो ठीक ही है, आपने जो हाइड्रोजन लगा रखा है ना वो इंडक्टिव लगाता है ना वो रेजोनेंस करता है, कुछ भी नहीं करता, खाली ये O- अपना रेजोनेंस करेगा और जितना स्टेबल हो सकता है हो जाएगा। सेकंड वाले में लगता है कि यहाँ तो बेंजीन लगा दिया हमने, और यहाँ पे COO- लगा दिया, तो ये O- यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये बेंजीन उस रेजोनेंस के साथ कंपीट कर रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम तो हुआ, O- की स्टेबिलिटी कम तो होगी। और यहाँ पे ये जो मिथाइल है, ये भी O- को अनस्टेबल करेगा। डेफिनेटली कैसे करेगा? इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देके। इंडक्टिव से मिथाइल क्या है? डोनर है, +I है, तो इलेक्ट्रॉन देगा और एनायन को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन अब इसमें डाउट आ जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो रेजोनेंस से दे रहा है, यहाँ तो इंडक्टिव से दे रहा है, इसको ज्यादा देना चाहिए और इसको एनायन को ज्यादा अनस्टेबल करना चाहिए। ट्रू, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने लिख दिया है। बहुत जगह पे जनरलाइज ही कर देते हैं इसको कि अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेट एराइल ग्रुप से ज्यादा होता है। तो आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्काइल का डोनेटिंग इफेक्ट एराइल से ज्यादा होगा ऑन दिस फॉर्मेट, लेकिन इनफैक्ट इवेंचुअली उस केस में भी आपको फाइनली ऑर्डर ही याद रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। उसमें एक रोल जो है, एक जो उसमें रीजन दिया जा सकता है वो ये है कि जो यहाँ कार्बन है, दिस इज sp3, जबकि दिस कार्बन इज sp2, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये विड्रॉ कर ले रहा है, जबकि इस सिचुएशन में दोनों sp2 है। और अगर दोनों sp2 है तो उतना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा।
आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एराइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट एल्काइल ग्रुप से कम होता है इन दिस बेंजोइक एसिड, इन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेट। जैसे 8 और 9, 8 भी वैसा ही सवाल है। 8 में भी क्या है, यहाँ पे एक एराइल ग्रुप है जबकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा, अल्काइल। और यहाँ जो H प्लस के जाने के बाद एनाइन बनेगा उसको डोनेट करके ये क्या कर देगा, अनस्टेबल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले का ज्यादा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ही है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और ये वाला एराइल ग्रुप है। और जैसे मैंने अभी बोला कि अल्काइल का इस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेट में डोनेटिंग इफेक्ट हम लोग एराइल से ज्यादा लेते हैं। अगर ये ज्यादा डोनेटिंग है तो यहाँ जो एनाइन बनेगा उसको अनस्टेबल ज्यादा करेगा, और अगर एनाइन अनस्टेबल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये तो आसान है बिल्कुल। आपने सबसे पहले एनाइन बनाया सब में, और एनायन बनाने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे थे उनके हेल्प से स्टेबिलिटी कंपेयर कर लिया। जैसे ये मिथाइल प्लस आई प्लस एच है, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये NO2 माइनस एम माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये क्लोरीन प्लस एम माइनस आई है, ऑब्वियसली इसमें इंडक्टिव पावरफुल होता है तो ये भी विड्रॉइंग ही है। अगर आप देखेंगे तो एनायन को विड्रॉइंग ग्रुप पसंद आता है, डोनेटिंग ग्रुप पसंद नहीं आता। इसका मतलब है सबसे अनस्टेबल तो थर्ड वाला एनायन होगा, और अगर एनायन अनस्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। उसके बाद होगा जिसमें कोई विड्रॉइंग नहीं लगा हुआ है। अब जब दो विड्रॉइंग लगे हैं तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा वो एनायन को ज्यादा स्टेबल करेगा, तो वो पहले आ जाएगा। कम विड्रॉइंग बाद में आ जाएगा क्योंकि वो एनायन को कम स्टेबल करेगा। 10th वाला देखो, इसमें भी अब कोई ऑर्थो वाले नहीं है, उसको जानबूझ के नहीं रखा गया है इनमें, क्योंकि इनमें बस ये जो ग्रुप्स हैं इनके इफेक्ट को कंपेयर करने वाले सवाल है। तो इसमें वही, आपने पहले एनाइंस बना लिए, और फिर आपने देखा कि ये ग्रुप क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो मिथाइल लगा हुआ है ये प्लस आई प्लस एच है। यहाँ जो मिथाइल लगा है ये मेटा पे है तो ये सिर्फ प्लस आई है। यहाँ जो एल्काइल ग्रुप लगा है ये भी प्लस आई प्लस एच है, क्योंकि ये अगेन कहाँ लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है। और साइनाइड क्या होता है, ये माइनस एम माइनस आई है। अब अगर आप देखोगे इसमें तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा कि विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ कहाँ है। तो आपको दिखेगा सिर्फ ई में विड्रॉइंग है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ई का हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिएगा डोनर को छोड़ दो, क्योंकि डोनर तो एनायन को अनस्टेबल ही करने वाला है, तो फिर तो कौन सा बच गया, थर्ड वाला, तो वो आ जाएगा। इसके बाद आपको दिखेगा कि अच्छा अब सब में डोनर है। अब सब में डोनर है तो हाइपर इंडक्टिव हाइपर, तो हाइपर ज्यादा डोनर होता है, इंडक्टिव कम डोनर होता है, तो इंडक्टिव बेटर है एनायन के लिए। अच्छा, जब दोनों हाइपर और इंडक्टिव दोनों दिख रहा है तो आप प्रोमिनेंस किसको देंगे, हाइपर को। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रोमिनेंस देंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 3। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2। ये वाला कम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ये पहले आएगा, ये वाला ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ये बाद में आएगा। तो ये एनायन की स्टेबिलिटी और वही हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे पहले 11th वाला कर देते हैं। देखो तो करना क्या है, अगेन वही, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया, एनायन बनाया और एनायन की स्टेबिलिटी चेक करी। जब इसमें देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि देखो ये वाला O माइनस का रेजोनेंस करवाओ, ये यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। या अगर आप चाहें तो इसको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं, कि पहले इस नेगेटिव को यहाँ लेके गए और पाई बॉन्ड को यहाँ लेके चले आए, और
उसके बाद उस नेगेटिव का रेजोनेंस करवाया और फिर इस O पे लेके गए। तो बेसिकली आप सोचो कि अगर ये O माइनस बना तो वो नेगेटिव चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे। इन तीनों पे वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब? जब यहाँ पे नेगेटिव आता है, इस O पे नेगेटिव आता है, तब charge will be distributed on 2 oxygens and 1 carbon atom। अच्छा, सिमिलर अगर हम लोग बात करें, ये नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, जगह बनेगा थोड़ा। अब देखो, अब अगर हम लोग ये वाले H को निकाल के यहाँ एनायन बनाए तो रेजोनेंस क्या इस डबल बॉन्ड O से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव से इस पाई बॉन्ड का 2 बॉन्ड का गैप है। एक्चुअली इसका रेजोनेंस सिर्फ इस पाई से हो पाएगा और चार्ज सिर्फ यहां पहुंच पाएगा। यानी जब ये नेगेटिव आता है डी वाला, तो चार्ज एक ऑक्सीजन और एक कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि थर्ड वाले में, सी वाले में, 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा है, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? थर्ड वाला। तो एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का फोर्थ से ज्यादा होगा। लेकिन चलो, इन दोनों में रेजोनेंस हो तो रहा था, जबकि ए और बी पे जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो वहां तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो वहां क्या देखेंगे? तो वहां सिंपल है, O माइनस जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 डिग्री है, और यहाँ O माइनस जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 1 डिग्री है। तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप या ज्यादा प्लसाइल कहाँ लगेगा? 2 डिग्री वाले में। और ज्यादा प्लसाइल लगने से नेगेटिव क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और अगर नेगेटिव होगा अनस्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा कम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। करना भाई, एनायन बना लिया सबसे पहले तो। अब ये दिख रहा है कि चलो ये एनायन जो है ये इस 2 O पे तो स्प्रेड हो ही रहा। तो एडिशनल क्या है वो देखो, एडिशनल ये ग्रुप्स लगे। तो अपने को पता है कि यार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो ये सिर्फ क्या लगा पाएगा? माइनस आई लगा पाएगा। लेकिन ये जो फास्फोरस है ये थर्ड पीरियड का है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल 3D में अवेलेबल है। तो ये माइनस एम और माइनस आई दोनों लगा पाएगा। NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम और माइनस आई। NO2 माइनस एम माइनस आई लगाता है। यहाँ पे पंगा है, NO2 और मिथाइल ये देखो 1 और 2 पे लगे हैं। तो यहाँ पे SIR हो रहा है। SIR की वजह से क्या NO2 अपना माइनस एम लगा पाएगा? अपना माइनस एम नहीं लगा पाएगा। ये लगाएगा अब यहाँ पे माइनस आई, और ये मिथाइल क्या लगाएगा? प्लस आई। माइनस एम देखो नहीं लगा पाएगा, ऐसा बोलना भी बहुत सही नहीं होता है, बट काफी कम हो जाएगा उसका एक्सटेंट SIR की वजह से। तो अब तुम बोलोगे कि विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है? तो फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में ये विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इसमें इसमें डोनर कहाँ है? तो डोनर तो सिर्फ थर्ड वाले में प्लस एन माइनस आई, और उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? प्लस एन कर रहा है। तो सिर्फ थर्ड वाला डोनर है। अगर थर्ड वाला डोनर है तो डोनर एनायन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। और अगर डोनर एनायन को अनस्टेबल करेगा तो ये लास्ट में आ गया। बाकी विड्रॉइंग लगे हैं। सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? तो आपको पता है कि कैटायन का माइनस एम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल के माइनस एम से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग बॉम्बे है, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद है डी वाला ऑप्शन। अब बच गया ए वाला और ई वाला। तो आपको इसमें दिख रहा है कि ए में जो माइनस आई है वो नाइट्रोजन पे प्लस है, उसका है कैटायन का माइनस आई। और वैसे भी आपको ऑर्डर भी याद होगा, तो वो ऑर्डर में भी आपको ये बात याद होगा कि कैटायन में NR3+ का जो माइनस आई होता है वो NO2 से ज्यादा होता है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो एक साथ में प्लस आई भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो
ए जो है वो एनाइन उस केस में ज्यादा स्टेबल होगा, किसके मुकाबले, ई के मुकाबले। तो ये आंसर आ जाएगा 12th का। बोलो ठीक है। यस सर, ठीक है। हेलो हेलो। समझा। यस सर, समझा। समझा। हाँ। यस सर। ओके। 13th वाला, 13th वाला देखते हैं। एनायन बना लिया, ग्रुप्स देख लिए, इसमें देख लिया कि अच्छा NO2 माइनस एम माइनस आई है, साइनाइड माइनस एम माइनस आई है, ये प्लस एम माइनस आई है बट डोमिनेट माइनस आई कर रहा है, ये भी प्लस एम माइनस आई है बट डोमिनेट माइनस आई कर रहा है। तो है तो चारों विड्रॉइंग ही, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन होगा? ऑब्वियसली नाइट्रो, क्योंकि दो दो इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है। तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को पसंद आएगा। फिर आ जाएगा बी। और इन दोनों में मैंने आपको याद करवाया हुआ है पहले कि इन कॉन्जुगेशन क्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग होता है। इन कॉन्जुगेशन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन फ्लोरीन। तो आपका ABDC आंसर आ जाएगा। तो ये अपना 4th केस हो जाएगा। पहले हमने करा था फिनॉल, फिर हमने करे कार्बोनिल वाले, फिर करे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, फिर हाइड्रोकार्बन वाले। यही लास्ट केस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जब तुम H+ हटा के कार्बन आयन बनाओगे वो sp कार्बन पे जाएगा, H हटा के कार्बन आयन बनाओगे वो sp2 कार्बन पे जाएगा, H हटा के कार्बन आयन बनाओगे वो sp3 कार्बन पे जाएगा। और अपने को पता है कि परसेंटेज S जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज भी उतना स्टेबल होता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज S किसका है? sp का। इसीलिए नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी ज्यादा किसकी होगी? पहले वाले में होगी, क्योंकि परसेंटेज S ज्यादा है तो नेगेटिव भी क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाले में H+ हटाया, एनायन बनाया, H+ हटाया, एनायन बनाया, ऐसा करते चले गए। H+ हटाया, एनायन बनाया, ऐसा करते चले गए। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा रेजोनेंस वगैरह भी इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी, तो सेकेंड वाले में दिख रहा है कि जब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहां दिख रहा है कि नेगेटिव में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। थर्ड वाले में दिख रहा है कि यहाँ नेगेटिव सिर्फ रेजोनेंस नहीं कर रहा, वो एरोमैटिसिटी में इन्वॉल्व है। ये वाला पार्ट एरोमैटिक है, ऐसा लगता है कि ये भी तो एरोमैटिक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें एरोमैटिसिटी इस कार्बन आयन के बिना है। That carbon ions resonance is not part of aromaticity. यहाँ पे the carbon ions resonance is part of aromaticity. यहाँ दिख रहा है कि अच्छा ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक का मतलब हम जानते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली सबसे अनस्टेबल तो यही वाला है। नो रेजोनेंस से भी बेकार केस है ये तो सबसे अनस्टेबल मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम। उसके बाद नो रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस तो यहाँ भी नहीं हो रहा, ई वाले में भी नहीं हो रहा रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो sp3 है, और यहाँ जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो sp है। तो कम से कम sp वाले में s कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसकी वजह से ही कम से कम यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा। तो डी उसके बाद कम स्टेबल है, बी उसके बाद कम स्टेबल है, ई। और ए और सी में मैंने बताया कि ये नेगेटिव एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, जबकि वो नेगेटिव सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। और ये ऑर्डर नेगेटिव के स्टेबिलिटी का होगा और यही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर।
थर्ड वाले में भी यही है। थर्ड वाले में भी जब आप H को हटा के एनायन बनाएंगे, H को हटा के एनायन बनाएंगे, H को हटा के एनायन बनाएंगे, तो इसमें आपको एरोमेटिसिटी दिखेगी। यहाँ पे ये रिंग आपको यहाँ पे आपको ये रिंग एरोमेटिक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिंग एरोमेटिक दिखेगा, यहाँ पे भी आपको रिंग एरोमेटिक दिखेगा। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एरोमेटिक रिंग है, जबकि यहाँ पे दो दो एरोमेटिक रिंग्स हैं, और यहाँ पे तीन तीन एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ, थर्ड वाले में। और अगर नेगेटिव स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा।